सरकार ने कहा बजट समावेशी और व्यवहारिक है यानी प्रैग्मेटिक है, तो विपक्ष ने उठाए कई सवाल। जी हां, बजट है, जाहिर सी बात है चुनाव के पहले बजट आया रे तो सरकार ने भी अपने बजट में साल भर के लिए योजनाओं का दिया जवाब रे। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। लेकिन आज सवाल से ज्यादा सवाल जवाब होंगे और हमारे साथ आर्थिक सलाहकार, जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार खास मेहमान के रूप में हमें बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो बातें सामने लाई हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे बात हो 60 लाख रोजगार की या बात करें 16 लाख तात्कालिक इमीडिएट रोजगार की, आखिर सरकार की योजना क्या है? क्योंकि सरकार ने कहा है यह बजट जो है वो 7 इंजन वाला है जो इकोनॉमी को रफ्तार देगा, यानी कि 25 साल की बुनियाद का मास्टर प्लान आज का आम बजट में इस सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास पर रहा, क्योंकि इस बार के बजट में न तो सरकार ने चुनावी राज्यों को अलग से सौगात दी, न ही किसी खास वर्ग को साधा। बजट को देखें तो इसमें किसान, गरीब, महिला और यूथ की बात की गई है, इसलिए सही मायने में इसे इंडिया का बजट कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ इंडिया की बात है। हालांकि मिडिल क्लास को राहत न मिलने से यह तबका थोड़ा मायूस जरूर हो सकता है, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। सैलरीड क्लास को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने बजट में कुछ नए प्रयोग भी किए। सरकार ने भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही बजट में सरकार का डिजिटल एजुकेशन पर भी जोर दिखाई दिया। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. जी हां, आप सुन रहे थे देश की महिला वित्त मंत्री, 4 बार चौथा बजट उन्होंने ये पेश किया है और देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री जो फुल टाइम वित्त मंत्री रही हो। इसके पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हमारे देश की रही, लेकिन वो अतिरिक्त प्रभार के तहत उन्होंने बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण को आपने सुना, पीएम प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। मैं आपको बताऊं 100 साल कैसे। 75वीं, जी हां, आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। 25 साल की बुनियाद रखने की बात बजट में कह गई, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा यह 100 साल वाला बजट है जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया।
जी हाँ, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट जनता की अपनी ख्वाहिश होती है। जी हाँ, जनता की ख्वाहिश होती है कि आखिर उसकी जेब में सरकार ने और कितना रुपया दिया, यानी उसकी आमदनी कैसे बढ़ी। युवाओं के मन में है कि आखिर युवाओं के हाथ को काम कैसे मिलेगा। जी हाँ, इन्हें रोजगार और इसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, महंगाई कैसे कम होगी। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ देश के मशहूर अर्थशास्त्री, जी हां, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आप आर्थिक सलाहकार रहे, ऐसे डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ जी हां, सरकार की बातें करने के लिए, सरकार की वाहवाही करने के लिए बीजेपी के सांसद, जी हां, तेज तर्रार सांसद संगमलाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। जी हां, संगमलाल जी की बातों को काटने के लिए, संगमलाल जी के दलीलों पर अपनी बात कहने के लिए कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं और हमारे साथ सीपीआई के प्रवक्ता, जी हां भाई विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ जी हां टैक्स एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर सौरभ अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शेट्टीगार, आज सियासी नुमाइंदों के पास जाने से पहले बजट आपको कैसा लगा? देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार की नजर में यह बजट कैसा और सरकार ने क्या सोचकर आज का यह बजट पेश किया? डॉक्टर शेट्टीगार। पहले बात तो वित्त मंत्री और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर से लोग ये सोच रहे थे जब चुनाव का दौरान में ये बजट पेश हो रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ये था एक पॉपुलिस्टिक बजट हो जा। ऐसे नहीं हुआ। ये देश का मौजूदा आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारना है और कैसे आगे लेना है, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है या आगे 25 साल का उन्होंने कहा प्लान, जैसे इस तरह का जो बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान चाइना देश में होता था, अगर अब हमारा देश में भी एक 25 साल का टारगेट रख के इन्होंने पेश किया। और दूसरा इसको इसीलिए उसको फ्यूचरिस्टिक बजट है, और दूसरा तरह से एक युवा वर्गों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि दूसरा टेक्नोलॉजी, जो भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये ना सिर्फ 5G का बात कर रहा है, इन्होंने कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन को कैसे यूज़ कर सकता है, और चाहे उसका इसमें फसल को कैसे एसेस करना है, या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है जो लैंड रिकॉर्डिंग को वो कैसे ठीक करना, डिजिटाइज करना, क्योंकि आम तरह से हम समस्या ये है कृषि क्षेत्र चाहे या बाकी क्षेत्र में लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं होता है। सिर्फ एक आध राज्य में जैसे तमिलनाडु में और कर्नाटक में इस तरह और आंध्र में ये डिजिटाइज हुआ होगा, बाकी राज्यों में ये डिजिटाइज नहीं हुआ। इसका वजह से आम लोग किस तरह से समस्या में जुड़ते, चाहे लैंड बेचने का सवाल होता है या किसी विकास करने का सवाल होता है। मगर अभी सरकार इस डिजिटाइजेशन का बात कर रहा है, तो ये इससे बहुत समस्या सुलझा सकता है। तो हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन, और ये नहीं है सिर्फ जो लोग अभी वोटर्स है ऐसे नहीं है, जो आने वाला जनरेशन है, जैसे एनिमेशन का बात कर रहा है, गेमिंग का बात कर रहा है, इसका लाभ किसको मिलेगा? बच्चे को मिलता है। तो ये एक आने वाला जनरेशन है, उसको भी सोच के, और दूसरा बुनियादी क्षेत्र, और कई लोग को मैंने सुना है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके लिए सरकार ने किस तरह के ये सारा विकास के लिए किया। जब विकास होता है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक तो जो संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का बात, और दूसरी तरह से दूसरा जो अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप को ले एंकरेज, स्टार्टअप के लिए डिफेंस इसमें भी उनको मौका दे रहे हैं, डिफेंस क्षेत्र में भी। ये स्टार्टअप कौन जाता है? ये तो पढ़े लिखे, जैसे IIT या जैसे पढ़े लिखे लोग अपने आप खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को एंकरेज करना, वो भी डिफेंस जैसे क्षेत्र में। तो एक आने वाला दिन का
और युवा वर्ग को देखते और टेक्नोलॉजी को विकास में किस तरह से यूज हो सकता है, ये सारा ध्यान में रख के, और दूसरा मौजूदा स्थिति में आर्थिक स्थिति क्या है, इससे समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, ये सारा देख के उसके लिए सबके लिए एक सोल्यूशन का नाते ये बजट पेश किया। इसलिए सरकार को बधाई। और सबसे बड़ा सरकार का नियत, इन्होंने जब बाकी कोई सरकार है तो अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसका बीच में बजट पेश कर रहा है, हो सकता है वो पॉपुलिस्टिक बजट हो सकता है, तो मगर सरकार इसने किया नहीं है। ये सरकार का नियत को दिखाता है, इसीलिए सरकार बधाई पात्र है। जी, सरकार बधाई के पात्र हैं। और पूर्व अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री के आप आर्थिक सलाहकार रहे हैं, आपकी नज़र में ये बजट सरकार को बधाई देने वाला, और प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है, यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये चहुमुखी विकास का बजट है। डॉक्टर शेट्टीगार, मैं आपसे एक वाक्य यानी 1 सेंटेंस में केवल ये जानना चाहूंगा, क्या इसे कहा जा सकता है ये 21वीं सदी का बजट है? जरूर है ना, इसलिए ना उसने मैंने कहा ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसका मतलब आगे जाने वाले, ये नहीं है जो लोग पेश किया या इसका सिर्फ उसका एक टाइम देख के उन्होंने नहीं किया नहीं, आने वाले जनरेशन का हित में देख के, जैसे चाइना में प्लान होता था 25 साल का, 30 साल का, उनका जो भी है बुनियादी क्षेत्र हो या बाकी जो चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जो भी उनका डेवलप होता था, ये आज को देख के नहीं है, आने वाला 25 साल 30 साल में जरूरत क्या है उसको देख के वो प्लान बनाते थे। अभी पहले बार हमने 25 साल का टारगेट रख के ही सरकार ने बजट पेश किया। जी, इस बजट में दूरदर्शिता का ध्यान रखा गया है, यानी 25 साल का मास्टर प्लान 25 साल का। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तो डॉक्टर शेट्टीगार, मैं अगर गलत नहीं समझ पाया तो तब ये देश दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाएगा। डॉक्टर शेट्टीगार, आएंगे आपके पास। अब आज साथ बीजेपी के सांसद, जी हाँ, संगमलाल गुप्ता जी। संगमलाल जी, आपने डॉक्टर शेट्टीगार को सुना, निश्चित है आप भी ये कहेंगे ऐसा बजट तो पेश हो ही नहीं सकता था, लेकिन विवेक श्रीवास्तव और अनुज अत्रे बैठे हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए। आपके जो जवाब आएंगे उस पे वो सवाल खड़ेंगे। संगमलाल जी, चुनाव को ध्यान में रखकर बजट नहीं बनाया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव जरूर जहन और ध्यान में था। देखिए मनीष जी, ये जो बजट है, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो बजट आज आया है, समता, समानता अथवा समरसता पर आधारित ये बजट है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के तहत ये बजट पेश हुआ है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि नौजवान को रोजगार कैसे मिले, और क्योंकि 80% आबादी गांव में रहती है, और डाक खाने को जोड़ने का जो बैंक से इस बजट में प्रावधान किया गया है कि डाक खाने से लेन देन उनकी शुरुआत होगी, इससे 80% जो गांव की आबादी है उसको इससे लाभ मिलेगा। और ये बजट एक सराहनीय बजट है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर ये बजट नहीं पेश हुआ है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव था और ऐसी कोई बजट में लोक लुभावन बातें नहीं कही गई है। संगमलाल जी, आप जब कह रहे थे तो विवेक श्रीवास्तव एक तरह से, जी हाँ, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो ये बताते हैं कि उनके पास बहुत लंबी फेहरिस्त है आपके इस बजट की, जो आज सरकार ने पेश किया है, आम बजट, इसकी बखियां उधेड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है आप अपने विवेक से वो सारे सवाल खड़े करेंगे जो संगमलाल जी जवाब जरूर देंगे। इंडिया का सवाल कार्यक्रम चल रहा है, बजट स्पेशल। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन शो है आपका, और आपके साथ तो पुराने समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब ये जो चेटियार साहब से, जो डॉक्टर साहब से जो आपने बात करी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, इवन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, हम लोगों ने इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को अपोज किया था। अरुण शौरी साहब को मिनिस्टर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया था,
और हम जो है इस चीज के खिलाफ थे कि सरकारी एसेट्स का डिसइन्वेस्टमेंट हो या पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट हो। तो अब जो प्रेजेंट सरकार भी है ये उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही है। अब मेरा प्रश्न है कि साहब एलआईसी के पैसे को छेड़ना और यूज करना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहां तक समझदारी की बात है? आरबीआई के अंदर जो रिजर्व्स आपके रखे हुए हैं उनको छेड़ना ये कहां तक समझदारी की बात है? जो देश की संपत्ति है, हमारे जो सरप्लस लैंड पड़ा हुआ है, चाहे डिफेंस का हो या सिविलियन पीएसयूज का हो, उसको ऑक्शन ऑफ करना कहां तक समझदारी है? तो देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट और को चीजों को बेच करके कैश कलेक्ट करके समस्याओं को सॉल्व करना यह सोल्यूशन नहीं होता। कैश जनरेशन के आपके पास अच्छे विकल्प होने चाहिए, तभी आप डेवलप करें, पहली चीज। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही थी, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक बजट। 2 साल से आप कोरोना से जूझ रहे हैं, ये वो समय नहीं है जब आप फ्यूचर की बहुत ज्यादा सोचें। अगर आपका एक रियलिस्टिक बजट 1 साल 2 साल या 5 साल को भी कवर कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। अप्रैल मई तक ये जो नए वेरिएंट्स कोरोना के आ रहे हैं, किस रूप में आएंगे किसी को नहीं मालूम, इसलिए हेल्थ केयर आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। जहां तक डॉक्टर साहब ने पॉपुलिस्ट शब्द का यूज किया, इन्होंने कहा साहब पॉपुलिस्ट बजट नहीं, पॉपुलिस्ट बजट है, क्योंकि किसानों के लिए जो भी स्कीमें लाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में जो फार्मर्स का एक अनरेस्ट रहा है उसको देखते हुए ये लोग लाए हैं। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि सरकार प्रोग्रेस ना करे या बजट ना बनाए, लेकिन मेरा यह मानना है, बाकी पॉइंट्स में आगे बढ़ाऊंगा, कि सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ नेशनल एसेट्स इज रॉन्ग और लेफ्ट पार्टियां इसको समर्थन नहीं देती हैं। जी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में साहब, क्रिप्टो करेंसी के बारे में रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं किया है निर्मला सीतारमण ने। 20% के टैक्सेशन की बात करी है। जो रिच हैं उनका 18% का टैक्स रिड्यूस करके 15% कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स के लिए कोई छूट नहीं दी गई, जबकि कोरोना काल की वजह से लेबर क्लास आदमी और मिडिल क्लास आदमी के पास टैक्स एग्जेम्पशंस भी होने चाहिए थे और रिलीफ मेजर्स भी देने चाहिए थे। तो ये कई कमियां हैं मनीष साहब जो इस बजट के अंदर विपक्ष और खासकर वामपंथी पार्टियां देख रही हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था टैक्स को लेकर के, जो राहुल गांधी ने पॉइंट उठाया था, हम उसका समर्थन करते हैं कि भाई टैक्सेस को लेकर के द गवर्नमेंट हैज बीन अनफेयर टू द कॉमन मैन। जी, इस पर मैं डॉक्टर शेट्टीगार से खास राय लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास आऊं उसके पहले अनुज अत्रे। अनुज जी, आप हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं आप। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे है, सरकार ने टैक्स स्लैब को टच नहीं किया, छुआ नहीं, रोजगार भरमार, जी हाँ, रोजगार को लेकर सरकार कह रही है कि इतने रोजगार देंगे डायरेक्ट, यानी कि जैसा डॉक्टर शेट्टीगार ने भी कहा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में रोजगार क्रिएट होंगे। दिस बजट इज अ जॉब ओरिएंटेड बजट विच विल गोइंग टू क्रिएट जॉब्स। देखिए मनीष जी, जो आज वित्त मंत्री जी ने बोला है और जो भी आपने लाइन दोहराई है, ये लाइन तो देशवासी जो है बीते 7 वर्षों से सुन रहे हैं, 7 क्या बल्कि 2014 से पहले से सुन रहे हैं कि देश में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे और एक सपनों का भारत बनाया गया था कि न जाने कितने रोजगार हर साल के हम देंगे। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 14 करोड़ रोजगार अब तक आ जाने चाहिए थे इन 7 सालों में, लेकिन हकीकत इस सरकार की यह है कि 12.5 करोड़ बेरोजगार इनकी सरकार में हो गए हैं। रोजगार देना तो दूर, इन्होंने बेरोजगारी कर दी है। उसकी कौन जवाब देगा? ये सरकार अपनी टैक्स जो वसूली की उसमें अपनी उपलब्धि बताते हैं कि देखिए हमारी टैक्स की वसूली बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इस देश की जनता, इस देश का मिडिल क्लास आदमी, इस देश का गरीब आदमी, उसकी कमर टैक्स की मार से टूट रही है, लेकिन इनको उसकी परवाह नहीं है। ये इस चीज से खुश हैं कि हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। सरकार का काम मनी मेकिंग का काम नहीं होता। सरकार का काम अपने टैक्स केवल बढ़ोतरी करके और अपना रिजर्व बढ़ाने का काम नहीं होता, लेकिन ये तो रिजर्व भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी जिस तरह से बताया गया कि रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को भी ये छूने वाली इस देश में पहली सरकार है, जो इस 70 सालों में सरकार में किसी सरकार में नहीं हुआ, इस सरकार ने वो कर दिया है। आज ऐसा बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है कि इससे पहले कि किसी भी वित्त मंत्री ने इस तरह का सपनों का बजट नहीं पेश किया कि 30 साल बाद के सपने दिखाए गए हैं। लोगों को भूख आज लगी है, लोग गरीब आज हो रहे हैं, गरीबी इनके राज में बढ़ी है, बेरोजगारी इनके राज में बढ़ी है, टैक्स वसूली इनके राज में बढ़ी है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उनको कम करने की जगह ये 30 साल का सपना जो दिखा रहे हैं, ये 7 साल से लोग देखते आ रहे हैं।
लेकिन लोग पूछते हैं आज हमारा आज कब ठीक होगा, उस पर कोई जवाब नहीं देते। गरीब की जेब में जो पैसे खत्म हो गए हैं, जो उसके पास उसकी परचेज पावर खत्म हो गई है कि 200 रुपए का तेल वो नहीं खरीद पा रहा है, खाने का सरसों का तेल नहीं खरीद पा रहा है। संगम लाल जी से जवाब ले लेते हैं। संगम लाल जी, हमें तो आज में जीना है, 25 साल बाद का क्या भरोसा? देखिए, ये जो हमारा बजट है, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है, एक गांव ग्रामीण नौजवान और किसान, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये बजट है। और 60 लाख नौकरियां दी जाएगी और 2 करोड़ आंगनवाड़ी को नई टेक्नोलॉजी से इनको जोड़ा जाएगा। तो ये बजट हमारा एक सराहनीय बजट है। अरे पैसे तो दे दीजिए आंगनवाड़ी वालों को, इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पैसे अपनी तनख्वाह लेने के लिए तरस रहे हैं जहां जहां आपकी सरकारें हैं। आप टेक्नोलॉजी से उनको क्या जोड़ेंगे? उनको बेचारों को जो मूलभूत उनकी तनख्वाह है वो नहीं दे रही आपकी सरकारें। आप किसानों के लिए बात करते हैं, लेकिन खाद्य जो खाद है उसमें 35,000 करोड़ की कटौती कर देते हैं। यह है आपका किसान विरोधी चेहरा। 1,40,000 करोड़ रुपए का जो खाद का बजट था, आपने उसको घटा के 1,05,000 कर दिया। 35,000 तो आज ही आपने 35,000 करोड़ आज ही खत्म कर दिया आपने। तो ये आप किसानों का लाभ कर रहे हैं। किसानों से आपने वायदा किया था 2022 में आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। मोदी जी ने 2013 में वायदा किया था, आपने 7 साल बाद का सपने दिखाए थे, आज वो पूरे हुए हैं। बताइए क्या उनको आज मिल गया उनकी आमदनी? और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आय दोगुनी कैसी हो, वो हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता दे रही है। जी, किसानों को प्राथमिकता, विवेक जी, किसानों को प्राथमिकता दे रहे हैं और डिजिटल सर्विस भी देंगे। ये बजट जो है, ये डिजिटल बजट है, पेपरलेस तो था ही, लेकिन ये बजट जो सामने इसका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, डिजिटल बजट है। अब आप लोगों के सारे सवाल हुए मेरे साथ, जैसा मैंने पहले कहा था, इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं सरल भाषा में कि आखिर ये बजट का विश्लेषण कैसा हो। ये हक भी है उनका, उनको समझना होगा। वित्त मंत्री ने तो अपने 90 मिनट के भाषण में सारी बातें रख दी, लेकिन इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है, जिसके लिए जी हां, ज्ञानी और अर्थशास्त्री डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार न्यूज इंडिया की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने सियासी दलों के नुमाइंदों के सवाल सुने, अब मैं आपको दोहरा देता हूं ताकि आपकी रिकॉल वैल्यू रहे और आप जवाब दें, क्योंकि दर्शक आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। डॉक्टर शेट्टीगार, पहला विवेक जी का जो सवाल था वो था डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, दूसरा सवाल किसान, तीसरा सवाल ये 25 साल का सपना बेच रहे हैं। विपक्ष को ये गवारा नहीं, फ्यूचरिस्टिक बजट नहीं, हमें तो आज की बात चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, पहले बात डिसइन्वेस्टमेंट का बात है, एक सोच है, ये हो सकता है वामपंथी दलों का सोच ये है डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पूरा कंट्रोल। वो एक 50s में 60s में वो सोच था, तो सरकार पूरा कंट्रोल करे और विकास सरकार का द्वार होना चाहिए। हमने अपना उसका नतीजा भी देखा। आखिरी बाद में उसका सिलसिला, लिबरलाइजेशन सिलसिला कब शुरू हुआ? असली सिलसिला शुरू हुआ था 1980 में, जब इंदिरा गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर थी। उसको रियलाइज हुआ सारा का सारा कंट्रोल करके हम विकास नहीं कर सकते, इसलिए सिलसिला शुरू हुआ लिबरलाइजेशन 80 में। और 91 में बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म। वो IMF का लोन का ज़रूरत था, क्योंकि IMF टीम आने का 15 दिन का पहले इन्होंने पैकेज इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वहाँ उसका IMF का दबाव का लोन चाहे तो आप वो इंट्रोड्यूस किए। तो जहाँ तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी सरकार का सोच ये है, सरकार का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का, विकास कैसे करे उसको माहौल तैयार करना और उसमें पार्टिसिपेट करना। विकास करने का जिम्मेवारी आम लोगों का, आम एंटरप्रेन्योर्स का, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। भले तो 4%, 3%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक विकास होती थी। उसका बाद आर्थिक विकास का, द रिफॉर्म्स का बाद हमने देखा कितना किस तरह से बढ़ा, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आना, उसके ऊपर असर क्या है हम सब देखते हैं। और पिछले कुछ सालों में किस तरह से हमारा बुनियादी क्षेत्र में विकास हुआ,
और कौन सा भी दुनिया में देश के भारत का कोई भी आप स्टेट देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखिए, कह रहे बड़े बड़े रोड, वो पहले नहीं था, वो अटल जी का सरकार का समय में हमने फोकस उसमें किया। और डिसइन्वेस्टमेंट इसके लिए सरकार का सोच ये है, जहां बिजनेस व्यापार करने का काम सरकार का नहीं है, जहां जरूरी है, जैसे न्यूक्लियर है और डिफेंस में कुछ क्षेत्र और एनवायरनमेंट, उसमें थोड़ा सरकार का दखलंदाजी जरूरी है। बाकी क्षेत्र में जैसे होटल चलाना, ये सरकार का काम नहीं है, एयरलाइंस चलाना ये सरकार का काम नहीं है। बेकार के ये तो पहले तो ठीक है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेसमैन थे, उसका पास पैसा नहीं था, इसीलिए उस समय तो सरकार का सोच सही था। जब नेहरू जी ने स्टार्ट किया तो उस समय तो ठीक था, उनका पास पैसा नहीं था। अभी हमारा बिजनेस हाउसेस है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, चाहे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, और बाकी जो ये एंटरप्रेन्योर्स है, जिसे नारायण मूर्ति टाइप है, वो कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है। जैसे वो अग्रवाल है जो होटल इसका इन लोगों का एक दिमाग है, ये लोग आगे विकास करने के लिए किया। इसीलिए अभी माहौल तय करने का काम सरकार का है, विकास करने का काम एक आम आदमी या आम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जी, इसीलिए ये एंटरप्रेन्योर छोटा भी हो सकता है डॉक्टर शेट्टीगार, जो आप कह रहे हैं स्टार्टअप के जरिए भी हो सकता है, एमएसएमई लघु उद्यमी भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बड़े उद्यमियों का आपने जिक्र किया। देखिए अभी एक IIT चेन्नई का अभी पिछले हफ्ते ने आया, वो 2000 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम सिर्फ मेरे ख्याल में 5-6 लाख में वो टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उन्होंने दिखा रहा है। इस तरह से स्टार्टअप को भी एंकरेज करना इस बजट में भी एक्सेप्शनल केसेस है ना जी, नहीं, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस मैंने जो उन्होंने किया उसको बाकी लोग अप्रिशिएट नहीं, बाकी लोग भी अप्रिशिएट करता हूं जो उन्होंने किया, लेकिन सर 130 करोड़ के देश में ये 1-2 एक्सेप्शनल एग्जांपल्स को आप स्टैंडर्ड नहीं मान सकते ना। और एक गरीब देश के अंदर आप ये जो मॉडल कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल एनीथिंग, द गवर्नमेंट शुड नॉट हैंडल एनीथिंग, ये तो बड़ा गरीब देश है। यहाँ तो ऐसे क्षेत्र हैं लोगों के पास खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, तो उसमें सरकारी इंटरवेंशन, प्राइस कंट्रोल और कहीं ना कहीं रेगुलेशंस ये तो जरूरी हो जाते हैं ना। आप विकसित देश तो नहीं है और आपका साइज 130 करोड़ है, आप इंग्लैंड फ्रांस की तरह छोटा मुल्क नहीं है, हमने स्विट्जरलैंड की तरह होटल बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं है सर। हमने तो आप बताइए, अब जैसे अभी मैं आई जस्ट इंटरव्यू, अभी प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांग करके फार्म बिल वापस लिए, तो उसमें क्या फाइट थी हमारी यही फाइट थी कि वी डोंट वांट प्राइवेट प्लेयर्स की वो आकर के अनाज की खरीद फरोख्त में पार्टिसिपेट करें, कॉमन मैन के लिए भी वो महंगे हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया, हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बिल्स को वापस लिया। विवेक जी जवाब ले लें, एक बात विवेक जी जवाब ले लेते हैं। जाओ जी, जहां तक प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉलॉजी करने का बात, उन्होंने अपॉलॉजी क्यों लिया? उन्होंने खुल के बोला हमने एक वर्ग, छोटा वर्ग को नहीं समझा पाया, इसका वजह से हमने वापस ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं है सरकार बिल्कुल उसमें हटा है। अभी तो कमेटी है, कमेटी का रिकमेंडेशन जब आ जाएगा उसको दूसरी तरह से इंप्लीमेंट होगा। अभी कब होगा? 2 साल का अंदर होगा, और 2 साल है वो कमेटी का रिपोर्ट का बाद निर्णय करेंगे। ये नहीं है सरकार का सोच में कोई उन्होंने बदलाव आया, ऐसे नहीं है। और जहां तक आप डिसइन्वेस्टमेंट का बाद में आपने सवाल उठा, मैंने सिर्फ 2 कारण दिया। एक तो जब सरकार इसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे बड़ा ये होता है उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। और दूसरा बात है बिजनेस चलाने में उस समय में निर्णय लेना पड़ता है। जब सरकार का कंट्रोल होता है, समय पे निर्णय नहीं होता है। मैंने ये नहीं कहता सरकार में बिजनेस चलाने में, कंपनी चलाने वाले में उनका पास टैलेंट का कमी नहीं है, क्योंकि अभी जो भी क्षेत्र है, तेल का क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र है, टेलीकॉम क्षेत्र है, ये प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट कहाँ गया? टैलेंट गया ONGC में, टैलेंट गया SBI से, टैलेंट गया MTNL, BSNL से। इसका मतलब सरकारी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कमी नहीं था, अच्छे लोग थे।
मगर उनको मौका नहीं दिया था, वो क्योंकि वो कंट्रोल था, वो निर्णय नहीं ले नहीं, तो सकता था। आपने नॉट कंट्रोल, आप हम करप्शन हटा नहीं सके, तो करप्शन हटाने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली पुलिस करप्ट है तो कल दिल्ली पुलिस को नहीं, प्राइवेटाइज आप कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा। वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। इम्प्रूव कैसे होगा जब तक सरकार का कंट्रोल है? देखिए कई सिस्टम ऐसे है, जब भी वो सरकार का कंट्रोल होता है, मतलब 51% से ज्यादा होता है, वो तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, चाहे जो भी है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको कंट्रोल होता है, और दूसरा पार्लियामेंट के रिपोर्ट करता है, वहां स्टैंडिंग कमेटी पूछता है, और वो उनको बुला के, ये लोग ये एमडी गिमडी है, वो आईआईटी में सारा पढ़ के आते हैं, उनको कैसे ले? स्टैंडिंग कमेटी में कौन है? स्टैंडिंग कमेटी में कौन है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। मगर जहां तक पढ़ाई का सवाल है, तो इनका टैलेंट ये नहीं है, उनको कैसे महसूस होगा? अंडरटेकिंग्स व्हिच आर आल्सो मेकिंग प्रॉफिट इंक्लूडिंग द नवरत्नास, उनको भी ये कोशिश करना कि इसको प्राइवेट के हाथ में दे दो। विवेक जी देखिए ना, नवरत्ना को लॉस मेकिंग कोई किसने किया? क्यों हुआ लॉस? आप नवरत्ना को प्रॉफिट मेकिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं मेहनत करके? हम मतलब क्या हटाइए, एंटी करप्शन मेजर कीजिए ना। ये एनडीए सरकार आने का पहले ये लॉस मेकिंग होता है, चाहे बीएचएल हो, आईटीआई हो। विवेक जी, आपके एक सवाल का जवाब डॉक्टर शेट्टीगार से मैं भी जानना चाहूंगा। अनुज अत्रे आज पुलिंदा लेकर बैठे हैं। मैंने पहली बार अनुज जी को देखा, हालांकि पढ़ते लिखते हैं, और जब भी इंडिया का सवाल की बहस में आते हैं डॉक्टर शेट्टीगार, मैं आपको बताऊं, अनुज अत्रे, विवेक श्रीवास्तव, ये सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो पढ़ लिख कर बैठते हैं। मैं अनुज जी आपके पास आऊंगा। एक सवाल विवेक श्रीवास्तव का रह गया डॉक्टर शेट्टीगार, वो ये है कि आखिर एलआईसी के आईपीओ का जिक्र जो वित्त मंत्री ने किया, एलआईसी के आईपीओ का क्या महत्व है इस बजट में, हम ये चाहेंगे, क्योंकि छोटे से छोटा इंसान, छोटे से छोटा भारतीय नागरिक एलआईसी नाम को अपने कान, दिलो दिमाग में, जहन में रखता है। देखिए डॉक्टर शेट्टीगार, अनुज जी आऊंगा। डॉक्टर शेट्टीगार, देखिए वो जब डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक तो जब सरकार का कंट्रोल में थोड़ा कमी होगा, वहाँ जो ऑटोनॉमी मिलेगा। दो सबसे महत्व ये है, जो भी कंपनी अच्छी तरह से चलाना है तो उसको ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी का जरूरत है। वो फंक्शनल ऑटोनॉमी जब मिलेगा तब डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा, व्यापार करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है समय में डिसीजन लेना। वो सरकारी क्षेत्र में नहीं हो सकता है, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है। तो अभी एलआईसी में भी डिसइन्वेस्टमेंट होते, जब सरकार ने निर्णय किया, मगर सरकार ये भी चाहती है उसका फायदा आम आदमी को मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने आईपीओ में जो एलआईसी का पॉलिसी होल्डर्स है, उनको उन्होंने बार बार उन्हें एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप उनको रजिस्टर करिए, आपका बाकी जो जरूरत रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करिए, हो सकता है आप कोई भागीदारी होंगे। तो आने वाले दिन में जो एलआईसी, बिकॉज एलआईसी तो बहुत बड़ा संस्था है, उनका साथ निवेश करने के लिए वो सालाना 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट में निवेश करते हैं। तो इस तरह का विकास करने का, और दूसरा जो बुनियादी क्षेत्र में उन्होंने विकास कर सकते, उस सिलसिले में आम आदमी मतलब वो पॉलिसी होल्डर्स भी भागीदारी हो, इसीलिए उन्होंने आईपीओ और पॉलिसी होल्डर्स को देना चाहते हैं। जी डॉक्टर शेट्टीगार, मुझे ऐसा लगता है दर्शक जो आपको देख सुन रहे हैं वो समझेंगे कि आखिर एलआईसी जिसकी एक टैगलाइन है, मैं अनुज अत्रे आपके पास आऊं उससे पहले वो मैं टैगलाइन कहना चाहूंगा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्था जो जिंदगी के बाद भी, जी हाँ एलआईसी। जी हाँ अनुज अत्रे, आपने डॉक्टर शेट्टीगार को सुना, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, आप लोगों से भी सवाल लूंगा कि आखिर टैक्स स्लैब को ना छूकर, वित्त मंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कोरोना काल है, कोरोना काल में आम आदमी पर बोझ ना बढ़े, टैक्स को नहीं छुआ, इसकी आप तारीफ नहीं कर रहे, और ऐसी सूरत में जब संकट काल, आर्थिक संकट काल है, कोरोना के 2 साल की विभीषिका को हमने सबने झेला है, ऐसी सूरत में अगर आर्थिक बजट इस तरह से आ रहा है तो मुझे लगता है विपक्ष का भी हाथ में हाथ होना, हम साथ साथ हैं, ये कहना ज्यादा जरूरी नहीं लगता आपको? बिल्कुल जरूरी है मनीष जी।
और विपक्ष में खासतौर से मैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो ये पहली ऐसी सरकार नहीं है कि जिसको हमने विपक्ष में बैठ करके देखा है। उससे पहले भी सरकारें रही हैं जब कांग्रेस विपक्ष में रही है और सबको सौहार्दपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, सहयोग किया है। लेकिन जब सरकार की कथनी और करनी में अंतर होगा ना मनीष जी, तो वो परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब आज सरकार कहती है कि कोरोना काल है, हम बजट को, टैक्स के बजट को नहीं छेड़ रहे हैं, टैक्स स्लैब को नहीं छेड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि क्यों नहीं छेड़ रहे हैं आप टैक्स स्लैब को? क्या इस कोरोना पैंडेमिक के समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोगों की जो है जेब से पैसा खत्म हो गया, तो सरकार की जब जेब भर गई है तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि लोगों को राहत प्रदान करे? टैक्स स्लैब को छेड़ना चाहिए था, टैक्स स्लैब में लोगों को राहत देनी चाहिए थी, टैक्स स्लैब में जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत देनी चाहिए थी। वो उम्मीद लगा रहे थे कि आज सरकार की तरफ से हमें राहत दी जाएगी, और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने छेड़ा नहीं है। क्यों नहीं छेड़ा साहब? आपको अपनी लगता है कि आप कहते हैं कि सरकार को पैसे की आवश्यकता है। अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप सरकारी उपकरण बेच करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और 20,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी का अपना जो आवास और जो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता थी इस कोरोना पैंडेमिक में? क्या देश उसके बिना चल नहीं सकता था? क्या पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का आवास इस 20,000 करोड़ रुपए खर्चे बिना नहीं चल सकता था? क्या ये पैसा टैक्स पेयर को राहत में नहीं पहुंचाया जा सकता था? संगमलाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको टैक्स स्लैब को छेड़ना चाहिए था। जी आप बढ़ाते नहीं। इनका जो इशारा है अनुज अत्रे का, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाह रहे हैं कि कम करना चाहिए था। देखिए, इतने संकट में, कोरोना काल में एक सराहनीय बजट, क्योंकि अगर बजट टैक्स को अगर बढ़ाया जाता, मतलब कांग्रेस चाहती थी कि टैक्स को बढ़ाया जाए। आप गलत सुन रहे हैं, हम चाहते हैं टैक्स घटाया जाए। संगमलाल जी, जरा अपने मन की बात मत कीजिए, सुन लीजिए जनता की आवाज। हमारी मांग है टैक्स घटाना चाहिए था। आप बात कीजिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से, टैक्स घटाएं। लोगों को आवश्यकता है इस समय टैक्स की राहत की। नहीं, आपकी इच्छा थी कि फिर इच्छा थी, अरे हमारी इच्छा टैक्स घटे, टैक्स बढ़ाया जाए, और हमारी सरकार आप की समझाइए मनीष जी। नहीं, इतने बड़े संकट में और 150 करोड़ लोगों को टीकाकरण मुफ्त में हुआ। अरे आपने पहली बार नहीं किया है इस देश में। तमाम वैक्सीनेशन, तमाम टीकाकरण, जितने भी महामारियां आई है, कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त में किया है, और जनता को कभी एहसान नहीं जताया। कभी जनता को यह नहीं कहा कि इंदिरा गांधी की वैक्सीन है, कभी यह नहीं कहा ये नेहरू जी की वैक्सीन है। लेकिन आप लोग तो मोदी की वैक्सीन बेच रहे हैं, जनता के टैक्स का पैसा। जितने बड़े संकट काल में हमारा ये भारत इतना बड़ा, हमारा ये आबादी, इतना बड़ा आबादी वाला ये देश, बहुत सारे विदेशों में देखिए कि आज उठकर खड़ा नहीं हुआ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े संकट के बावजूद भी देश उठकर खड़ा हुआ और अपनी रफ्तार में चलने लगा। अगर ये संभव हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बदौलत हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से संकट दूसरे देशों में आया था कोरोना काल में, हमारा देश क्यों देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? संगमलाल जी, ये देश मजबूत है, देश की जनता से ये देश मजबूत है। अगर सरकार मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। इन 70 सालों में देश मजबूत मिला है आपको, और आपने तो उसको जो है कमजोर करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से देश मजबूत नहीं हुआ। 70 सालों पहले की किसी सरकार ने इस तरह से महिमा मंडन नहीं किया। हम देशवासियों को मजबूत मानते हैं। नहीं, 70 सालों में देश महान है हमारा, और देश महान है, व्यक्ति महान नहीं हो सकता कोई। घोटाले किया, नहीं, 2014 के पहले जितने देश में घोटाले हुए हैं ये देश की जनता भी जानती है। बताइए 2014 के बाद, अरे घोटाले तो आप कर रहे हैं, जो देश की जागीरों को बेच रहे हैं, जो देश की धरोहरों को बेच रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं। आपने बताइए इस देश में बनाया क्या? 2014 किस अधिकार से आप बेच रहे हैं? 2014 के बाद कंपनियों को बेच रहे हैं जो रोजगार दे रहे हैं इस देश के युवाओं को। सालों में हमारी सरकार ने जो, और वो पैसा 20,000 करोड़ रुपए खर्च आने वाले 70 सालों में प्रधानमंत्री का 5 स्टार कांग्रेस ने हवाई जहाज खरीदने में खर्च रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने 14 के पहले इस देश को लूटा है। अरे बताइए, भाषणबाजी मत कीजिए। 14 के बाद भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस ने इस देश को लूटा है तो देश मजबूत कैसे हुआ? आप कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपने देख रहे थे? क्यों नहीं पहुंच रहा? आपने तो पेट्रोल के दाम कहां पहुंचाने की बात कर रहे थे? डॉलर का रेट कहां पहुंचाने की बात किया था आपने? क्या वायदे किए थे आपने? आज कहां पहुंचाया देश को? हमारे अपने वायदों पे जवाब दीजिए। 2022 में आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज 2022 आ गया है, किसानों को जवाब दीजिए। तो 15 ही पैसे जमीन पर पहुंचते थे, मगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर 100 रुपए भेजते हैं
किसानों के खाते में 6,000 भेजते हैं तो सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। अरे जो अपने हम दो हमारे दो के पास पैसे भेज रहे हैं वो तो बता दीजिए। 1,000 रुपए आखिर क्या कारण है? इस कोरोना पेंडेमिक में पूरे देश की लोगों की आमदनी घटी है, लेकिन आपके जो हम दो हमारे दो जो आपके प्रेमी हैं उनकी आमदनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह स्विस बैंक की रिपोर्ट है। मनीष जी, मैं 10 सेकंड बीच में रोकूंगा। स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में कोरोना पेंडेमिक में इतना पैसा नहीं आया जितना पिछले साल भारत से पैसा जमा हुआ स्विस बैंक का। और ये मोदी जी का कहना था स्विस बैंक में जो पैसा जा रहा है तमाम काला धन जा रहा है। आखिर क्यों 35% स्विस बैंक में जो है हमारा जमा पूंजी बढ़ी है? कहां से आया वो पैसा? अनुज जी आप गुस्साए ना। आप आमतौर पर आप बड़ी शालीनता से आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आप तमतमाए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बजट को लेकर हमारे बीच एक अर्थशास्त्री भी है, उनकी भी हम सुन लेंगे। लेकिन आप नाराजगी, मुझे ऐसा लगता है कुछ ही घंटे हुए हैं अभी, उसमें बहुत सारी निटिग्रिटीज, बहुत सारी ऐसी माइक्रो लेवल की बातें होंगी। डॉक्टर शेट्टीगार, आप भी एग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूं? बहुत माइक्रो में जाकर बजट का विश्लेषण हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अनुज जी आऊंगा आपके पास। संगम लाल जी आप भी बने रहिए। अब संगम किनारे ऑर्गेनिक खेती की भी बात की गई है, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, वित्त मंत्री ने ये कहा है कि ये जो बजट है ये राहत देने वाला बजट है, टैक्स स्लैब ना बढ़ाना, बड़ी राहत। और दूसरा उन्होंने जो कहा है वो ये कि हमने महंगाई पर काबू किया है। विपक्ष तो बिला वजह आवाज उठाता है। अब देखिए, इसमें वो पॉलिटिकल चीखा चिल्ली मैं नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने जो बोला मैं एग्री नहीं कर रहा हूं उन चीजों से, लेकिन मैं कुछ एक अलग पॉइंट्स भी आपके शो में उठाना चाहूंगा डॉक्टर साहब उसका जवाब दें। सबसे पहला मैं कोल इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा, जो किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती है, खासकर इंडिया का। अगर आपका कोल, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन, सब कुछ कोल के ऊपर निर्भर करता है। पिछले 7 सालों में एक बड़ा कारण जिसकी वजह से मोदी साहब परफॉर्म नहीं कर पाए इकोनॉमिक्स के अंदर, वो था इनका मिस हैंडलिंग ऑफ द कोल मिनिस्ट्री एंड कोल इंडिया लिमिटेड, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयूज। इसके बारे में कोई भी कदम रिपीटेडली हर बजट में निर्मला सीतारमण नहीं उठा पाती हैं। इस बार 4 बजट अनाउंस किए गए हैं, उसमें से एक कोल के गैसिफिकेशन का जरूर है, लेकिन बिना कोल इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करे हुए कोल मंत्रालय को कैसे सरकार परफॉर्म करेगी मेरी समझ में नहीं आता। बिकॉज बिलीव मी, इन एवरी इंडस्ट्री 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश में कोयले का है आज भी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो LIC का पैसा है उससे छेड़खानी करने में मैं डॉक्टर साहब से एग्री नहीं कर रहा हूं। चाहे LIC का पैसा हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या किसी भी जो पब्लिक मनी होता है, चाहे नेशनलाइज्ड बैंकों का हो, उसको जो है आप एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वितरित कर देते हैं प्राइवेट ग्रोथ के नाम पे। और ये ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारे मुल्क का रहा है काफी खराब रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली वाइप आउट हो जाती हैं, बैड लोन्स के रूप में इनको राइट ऑफ किया जाता है, NPAs बढ़ते हैं, और आखिरकार ये बैंक मर्जर्स जैसी चीज करने पे आप विवश हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों के पैसों को आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के अंदर वितरित कर देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो मेरे हिसाब से जो कॉमन मैन का पैसा है उसकी छेड़खानी करना ठीक नहीं होता। ये एसेट्स है हमारे देश के, हमारे लोगों के, इनको सेफली रखना जरूरी है, यही जनता की एक आवाज है। और तो इसमें मैं डॉक्टर साहब से एग्री नहीं करता। और तीसरी बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जिसके अंदर कि भाई डेवलपमेंट के लिए ये जो एजुकेशन का जो मॉडल ला रही है वित्त मंत्री, मेरे ख्याल से कंट्री अभी उसके लिए रेडी नहीं है। अभी आपका देश ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है आपने 200 चैनलों की बात करी, 200 चैनलों के ऊपर एजुकेशन के प्रोग्राम बच्चों के वितरित किए जाएंगे। विवेक जी 12 से 200, पहले 1+1 चैनल था, 12वीं तक, अब 12 से 200 जी। लेकिन अभी देखिए, आपको मैं वही कह रहा हूं कि हर चीज जो यूरोप या अमेरिका में होती है और खूबसूरत दिखती है, उसको उठा करके हम लोग इंडिया में जब चेपने की कोशिश करते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमारे देश के अंदर समस्याएं मनीष भाई अलग तरह की हैं। यहाँ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इस बात को आप समझें। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बिहार, यूपी के गांव के अंदर आज भी एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगते हैं तो कुछ नई चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, वित्त मंत्री को भी और शिक्षा मंत्री को भी, मिनिस्ट्री HRD को, कि भाई ये हम क्या करें। ये कुछ प्रश्न है, डॉक्टर साहब इसका जवाब दें। जी विवेक जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब देंगे, और दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आखिर देश के मशहूर अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं। डॉक्टर साहब, आपने विवेक जी के सवाल सुने, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ITR में आप 2 साल तक, आपसे अगर कोई चूक हुई है वो बदलाव कर सकते हैं, इसकी छूट दी गई है। दूसरा, अगर छापे में
आपके पास अगर जो भी बरामद हुआ आपके पास से, चाहे नकदी हो, जेवरात हो, अगर छापा पड़ा है तो अब सेटलमेंट नहीं होगा। ये विवेक जी मैं आपके सवालों के पहले इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे देश के नागरिक को इस बात की चिंता रहती है जो करप्शन की बात होती है। और जहां मेरा इस समय स्टूडियो है, यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ताजा खबर मैं आपको बताऊं, एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की तिजोरी से, घर की तिजोरी से उनके बेसमेंट में करोड़ों रुपए की नकदी मिली है। तो डॉक्टर शेट्टीगार, क्या सरकार अब नकेल कसना चाहती है? अगर मिली तो वो सरकार की तिजोरी का रास्ता होगा, सेटलमेंट नहीं होगा। डॉक्टर शेट्टीगार, देखिए, पहले बात मैंने उन्होंने जो टैक्स कंसेशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इसका बारे में मैं अपना बात रखना चाहता हूँ। जहाँ तक मौजूदा आर्थिक स्थिति है, इसको ज़रूरत ये भी है जो मांग बढ़ाने का, वो सारा देख के मैं भी चाहता हूँ और टैक्स कंसेशन मिलेगा तो उसमें थोड़ा मदद मिल सकती है। और इसका अलावा जो डायरेक्ट टैक्स कोड का रिकमेंडेशन है, वो भी 10 लाख तक आमदनी है, उनको टैक्स स्लैब से टैक्स देने से बचाना है। तो उस दृष्टि से अच्छा है, आर्थिक विकास में ले अच्छा मदद मिल सकता था। मगर स्थिति आज का स्थिति ऐसे नहीं है। जो कोरोना का वजह से जो सरकार का या देश का आर्थिक स्थिति है, जैसे मैंने कहा पिछले साल जब वो फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 3% होना था, मगर उसका बदले में 6.8 उन्होंने टारगेट रखा। अभी बजट पेश करते वक्त उन्होंने कहा 6.9% हो। तो अब क्योंकि उसको एक तरह से सरकार का एक्सपेंडिचर भी बढ़ी है, जैसे नरेगा में उन्होंने डबल किया और किसी राहत दिया, तो कई मैंने उसका अभी तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तरफ से एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका वजह से डिफिसिट भी बढ़ा। और इसका महत्व इसलिए क्योंकि जब डिफिसिट बढ़ती है और सरकार उसको कैसे पूरा करती है, सरकार उसको पूरा करने के लिए मार्केट में आके जो लोन लेना पड़ता है, वो 91 तक दूसरा सिस्टम था। जब भी डिफिसिट होता था उस समय एक बजट डिफिसिट नाम पे कहा जाता थे। सरकार आरबीआई को कहता था आप नोट प्रिंट कर लीजिए, और नोट प्रिंट का वजह से महंगाई बढ़ती थी। जिसको याद है उस समय तक लगभग 30% तक इन्फ्लेशन रेट होता था। मतलब अभी तो मनमोहन सिंह ने उस समय तो ये किया, बजट डिफिसिट का बात नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो कंसेप्ट को रखा। जी डॉक्टर साहब, आपने नोट प्रिंट की बात कही। आमतौर पे एक आम इंसान, आम नागरिक को ये लगता है महंगाई इतनी है, सरकार नोट क्यों नहीं छाप लेती। अगर मैं उदाहरण दूं डॉक्टर साहब, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा पड़ोस का एक मुल्क है जिसका नाम श्रीलंका है, उसने इतने सारे नोट प्रिंट कर लिए डॉक्टर साहब कि महंगाई तो आसमान छू गई और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। आजू बाजू के पड़ोस के देशों से उसे कर्ज चाहिए, उसकी बदौलत वो अब अपनी दीन दुनिया चला पा रहा है। इसीलिए देखिए, जब ये नोट प्रिंट करते वक्त आरबीआई देखता है तो सर्कुलेशन के लिए कितना जरूरी है, वो आर्थिक विकास को देख के, और उसका दूसरा है और कितना बार जो आपका हाथ में जो पैसा है ऑन एन एवरेज जो सर्कुलेट होता है, उसको हमने वेलोसिटी बोलते हैं, पैसे का वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। वो सारा देख के उन्होंने डिसाइड करते हैं कितना पैसा का जरूरत है। वो पहले जैसे वो नोट प्रिंट करने उन्होंने अच्छे कदम लिया था मनमोहन सिंह जी 91 में बजट डिफिसिट को ख़त्म किया। उसका बाद जब भी डिफिसिट होता है, जैसे आम आदमी का या प्राइवेट बिजनेसमैन का तरफ से सरकार भी मार्केट में जाके लोन लेना पड़ता है। मगर सरकार को लोन का जरूरत जैसे डिफिसिट बढ़ती है, सरकार एक बड़ा प्लेयर है मार्केट के, जब सरकार का डिमांड ज़्यादा होती है लोन के लिए, वो उसका सीधा असर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ना सिर्फ सरकार का लोन के ऊपर, बाकी जो निजी क्षेत्र का जो लोन एक कंपनी वाले या बिजनेसमैन लोन को ले जाते हैं, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और दूसरा बात ये है सर, जो भी आप बैलेंस शीट कंपनी का बैलेंस शीट देके जाएंगे तो
इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन ये बड़ा 4 कंपोनेंट है, उससे एक इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन होती है, तो उसका सीधा असर ग्राहक के ऊपर जाती है। अगर आप ये सोच के इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ा है, हम बाहर जाके लोन लेते हैं, ऐसे कई कंपनी है इंटरनेशनल मार्केट में लेके लोन लेते हैं, मगर वहाँ इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर निर्भर होता है कंट्री का रेटिंग क्या है, और रेटिंग इसके ऊपर निर्भर होता है जी हमारा आर्थिक डिसिप्लिन कैसे। डॉक्टर साहब तो ये खास पेशकश मुझे खत्म करनी है आपसे, जो जानना चाहते हैं। एक तो मैंने जो इनकम टैक्स के रिटर्न को लेकर आईटीआर में 2 साल में आप अमेंड कर सकते हैं अगर आपने कोई चूक या अपनी आय को आपने छुपाया हो, और दूसरा सेटलमेंट नहीं होगा, और तीसरा आज का सबसे बड़ा सवाल है क्रिप्टो करेंसी के सामने आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी उतार दी। डॉक्टर साहब मुझे ये खास पेशकश खत्म करनी है, उसके पहले जल्दी जल्दी छूते हुए आप इसे समझा दें। देखिए, एक तो है तो कई लोगों का कोरोना की वजह से कई लोगों का अपना निजी आर्थिक स्थिति में थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, इसीलिए थोड़ा इन्होंने पहले तो जुलाई जून तक, उसका बाद नवंबर दिसंबर तक बढ़ा है। अभी तो इन्होंने सोचा तो और भी थोड़ा इसको 2 साल तक बढ़ा है, इसीलिए इस हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर से सैलरीड लोग हैं और आम आदमी है, वो टैक्स देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा रिटर्न आप भरिए, और तो इसके लिए उन्होंने मौका दे रहे हैं। और इसका साथ साथ ये भी बोल रहे हैं उसमें सेटलमेंट नहीं होगा। अगर आप ये कोई सोचेंगे तो हम ठीक है, हम तो भरेंगे नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो ऐसे सोच के बैठ के तो उसमें कोई है बाद में सरकार इसमें आईटी डिपार्टमेंट इंटरफेयर कर सकता है, तो अगर उन्होंने क्लेम करेंगे तो उसमें कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इसीलिए एक तरह से दंडा भी है और दूसरी तरह से मौका भी है आप ठीक करने के लिए। और दूसरा मैंने ये भी बता रहा हूँ, आजकल पिछले बजट में इन्होंने एक पॉलिसी लाया था, इसका मुताबिक तो अभी जो भी पेमेंट है, पहले तो वो सिर्फ रिटर्न का कॉपी मांगते थे, अभी इसका अलावा और पैन नंबर पूछते थे, अभी ट्रांजैक्शन में ये भी पूछते हैं पिछले 2 साल का टैक्स रिटर्न फाइल करने का वो कॉपी है, एक्नॉलेजमेंट है, वो नंबर भी पूछते हैं। इसीलिए वहाँ भी दबाव आपके ऊपर प्रेशर है, आप टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, इसीलिए आप करना ही है पड़ेगा। यानी केवाईसी डॉक्टर साहब, नो योर कस्टमर, आप पकड़े जाएंगे अगर आपने चालबाजी की। हाँ। तो आप पकड़े जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसलिए एक मौका दे रहे हैं, 2 साल तक दिया मौका। डॉक्टर साहब, क्रिप्टो करेंसी के सामने भारत की डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, जिसका जिक्र विवेक श्रीवास्तव ने भी किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेगुलेशन को लेकर वित्त मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही। डॉक्टर शेट्टीगार, देखिए अभी उसके ऊपर 30% टैक्स लगाना है तो रेगुलेशन का जरूरत है, अगर क्योंकि वो तो 30% किसके ऊपर, वो तो कैपिटल गेन्स टैक्स ऊपर 30%। अगर कैपिटल गेन्स हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, आज जब तक आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए रेगुलेशन का ज़रूरत है। ये सारा अभी काम डिटेल्स में करना है, ये तो आरबीआई का करना है, और इसका साथ ही साथ शायद सेबी भी इसको इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एक तो ट्रांसैक्शन का मार्केट ट्रांसैक्शन हो सेबी का अंदर होता है, जो पैसे का बात आता है आरबीआई का, वो दोनों उसके इन्वॉल्व होके उसमें डिटेल्स रेगुलेशंस आ जाएगा, और उसमें जब रेगुलेशंस होगा हमें पता चलेगा कौन इसमें कितना पैसा बढ़ाया, जो इसको हमने कैपिटल गेन्स बोलते हैं, उसको ऊपर 30%। जी, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार को सरल और सहज अंदाज में कि आखिर आज का आपका अपना बजट, जी हाँ, हिंदुस्तान का, इंडिया का बजट कैसा है। अनुज अत्रे, आप बीच में जब डॉक्टर शेट्टीगार कह रहे थे तो मैं स्क्रीन पर देख रहा था, आपकी उंगली उठ रही थी, थोड़े में आप अपनी बात कहें तो 10-10 सेकंड के लिए मैं विवेक जी और संगमलाल जी के पास जाऊं। अनुज अत्रे, छोटी सी बात। मैं बहुत छोटे से मैं कहूंगा मनीष जी कि मैं पहले भी वही बात बोली थी, अब फिर दोहराऊंगा कि ये सरकार लगातार 2014 से जब से सत्ता में आई है, ये 25 साल पूर्व के सपने दिखाए जा रही है। जनता को भूख अगर आज लगी है, लोग गरीबी से अगर आज मर रहे हैं, तो ये आज ठीक करने की बात क्यों नहीं करते। आज जो बजट ये लेकर के आए हैं, ना जाने किस हिसाब से अच्छा बजट बता रहे हैं। 25 साल के भविष्य से आप सहमत नहीं अनुज जी, कांग्रेस पार्टी और आप सहमत नहीं कि 25 साल के सपने
आप ना वर्तमान ठीक बेचें। कीजिए, आपकी वर्तमान नजर में ठीक ये कीजिए। मुंगेरी लाल के सपने, आपकी वर्तमान नजर में ये ठीक नहीं मुंगेरी कर लाल रहे के हैं ये। सपने। विवेक जी लास्ट 10 सेकेंड्स प्लीज। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा बड़े ब्रीफली, ये एक पॉलिसी की जो विचारधारा का एक डिफरेंस है। हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से नेशनल एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करना, बेचना, एलआईसी जैसी संस्थाओं के पैसों को छेड़ना, पब्लिक मनी से प्ले करना, हम इसके फेवर में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। जी संगम लाल जी, विपक्ष कह रहा है मुंगेरी लाल के सपने ना बेचे, लेकिन एक कहावत है, जो सबसे ज्यादा सपने देखता है वही कामयाब होता है। संगम लाल जी देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है वो तो देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता देख रही है। और देश की जनता ने पूरे जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां इनको उसका जवाब मिल गया है। अगर 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश में परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से हम जमीन पे ले जाके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाएंगे और जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक हमारा ये देश विकसित नहीं हो सकता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाते हुए जी, संगमलाल जी। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। जी संगमलाल जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हमारे साथ संगमलाल गुप्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी, अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस, सीपीआई के नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव, और हमारे साथ देश के मशहूर अर्थशास्त्री, जी हां, डॉक्टर जगदीश शेट्टीगार जुटे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जी हां, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, 1.5 घंटे के बजट का विश्लेषण 1 घंटे में नहीं किया जा सकता। यह हिंदुस्तान का बजट है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बजट है। हमने कोशिश की कि जिसका सीधा सरोकार आपसे हो उस पर चर्चा हो, और ये एक सकारात्मक चर्चा रही ऐसा आपको लगेगा। जी हां, हमें केवल इतना ही विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई लहर, जहां जिसने कोरोना ने 2 साल तक भारत की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाला, इस प्रकार की कोई लहर का कहर आने वाले दिनों में ना आए। इंडिया का सवाल में और इंडिया का बजट की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।